हेलो एवरीवन। आज से हम लोग पढ़ेंगे संक्षिप्त बुद्धचरित, जो कि क्लास 8 का टॉपिक है। क्लास 8 एनसीईआरटी का टॉपिक है संक्षिप्त बुद्धचरित। इसके 5 भाग होंगे और वो हम लोग पांचों भाग कवर करेंगे। स्लोली और ग्रेजुअली हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। तो संक्षिप्त बुद्धचरित में हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। और ये लिखा किसने है? रिटन बाय महाकवि अश्वघोष ने। तो संक्षिप्त बुद्धचरित जो है, बुद्धचरित्र का जो है ये शॉर्ट वर्जन है। इट इज़ रिटन बाय महाकवि अश्वघोष। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। तो पहले प्रस्तावना हम लोग यहाँ से देखते हैं। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण और महाभारत को जो सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त है, वही सम्मान और लोकप्रियता महाकवि अश्वघोष रचित महाकाव्य बुद्धचरित को भी प्राप्त है। तो जैसे कि हमारे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में जो, जैसे रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। तो जो सम्मान और लोकप्रियता हमारे यहाँ रामायण और महाभारत को दी जाती है, वही सम्मान और लोकप्रियता महाकवि अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य बुद्धचरित को भी प्राप्त है। ठीक। विशेषकर भारत के हिमालयी क्षेत्रों अर्थात लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये यहाँ पर इस बुद्धचरित की क्या है? काफ़ी ज़्यादा सम्मान है यहाँ पे। फिर इसी प्रकार नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान आदि देशों में भी यह महाकाव्य बहुत लोकप्रिय है। अश्वघोष की गणना बौद्ध धर्म महायान शाखा के उन्नायकों तथा विचारकों में की जाती है ना। तो अश्वघोष जिन्होंने इन जो लिखा बुद्धचरित, तो ये बौद्ध धर्म किस में है? महायान शाखा में इसको जो है गिना जाता है। अब महायान शाखा क्या होता है? एक होती है महायान शाखा और एक होता है हीनयान शाखा, है ना। तो अब महायान में क्या होता है? जो बुद्ध हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान का दर्जा। तो वो महायान बुद्धिज़्म होता है। हीनयान बुद्धिज़्म में क्या होता है कि भगवान बुद्ध को यहाँ पे भगवान नहीं, इनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग माना जाता है, इसलिए इनको हीनयान कहा जाता है। हीनयान मतलब लेसर व्हीकल और महायान मतलब ग्रेटर व्हीकल। ठीक। अगर आपको किसी भी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट करिएगा, उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा आपको। चलिए फिर आगे। महायान शाखा में ये आपको समझ में आया कि गणना किसमें होती है? महायान शाखा में की जाती है। इन्होंने महायान को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया और समूचे एशिया में इसके प्रचार प्रसार में महान योगदान दिया। तो इन्होंने, महाकवि अश्वघोष ने इसको एक अच्छा वैल्यू प्रदान किया और इसको इसका प्रचार प्रसार किया, मतलब इसको फैलाया इन्होंने, है ना, मतलब लोगों तक पहुंचाया। अश्वघोष से लगभग 500-600 वर्षों के पश्चात चीनी यात्री इत्सिंग ने अपनी भारत यात्रा संबंधी पुस्तक में अश्वघोष और उनकी रचनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो जो चीनी यात्री इत्सिंग थे, उन्होंने इस रचना की खूब प्रशंसा की है। उस समय भारत में जो बौद्ध विहार मठ थे, उनमें उनकी रचनाओं का बड़ी श्रद्धा के साथ गान हुआ करता था। उसने लिखा है कि ऐसा प्रकाश पुरुष प्रत्येक पीढ़ी में एक या दो ही होते हैं। ठीक है। तो उस समय जो भी भारत के बौद्ध विहार मठ थे, है ना, उनमें ये रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करती थीं और ये कहा जाता है कि इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो आने वाली पीढ़ियों में केवल एक या दो ही होते हैं। इत्सिंग के समान ही दूसरे चीनी यात्री जैसे ह्यून सैंग थे, है ना, ने भी अश्वघोष का उल्लेख बड़ी श्रद्धा के साथ किया है तथा उन्हें महायान
बौद्ध धर्म की एक शाखा का सूर्य कहा है ना। ह्यून सैंग ने अश्वघोष को महायान का क्या कहा है, एक सूर्य कहा है। इसलिए अश्वघोष के बुद्ध चरित्र तथा उनकी अन्य रचनाओं की विश्व के ऐसे साहित्य में गणना की जाती है जिन्होंने समूची मानवता के चिंतन मनन और आचरण को अनुप्राणित किया है और नई दिशा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है कि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र और उनकी अन्य रचनाओं ने, मतलब उनकी और भी कई ऐसे जो रचनाएं हैं जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनको ऐसे ही साहित्यिक गणना में साहित्य में गणना की जाती है। मतलब इतना वैल्यूएबल ये जो इनके जो राइटिंग्स हैं, जो इन्होंने लेख लिखे हैं, तो उनको काफ़ी उच्च स्तरीय दर्जा दुनिया में प्रदान किया गया है। और वो जो लेख लिखे हैं इन्होंने, वो चिंतन करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं और आचरण को अनुप्राणित किया है और नई दिशा दी है। मतलब आचरण में, आदमी के बिहेवियर में भी चेंजेस लाने की कोशिश करी है और उसको नई दिशा प्रोवाइड करी है इन साहित्य ने। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना संस्कृत भाषा में की थी। कालांतर में इसकी मूल पांडुलिपि लुप्त हो गई, किंतु उसकी प्रसिद्धि बनी रही। तो अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र की रचना थी वो इनिशियली संस्कृत भाषा में की थी, लेकिन उसकी जो मूल पांडुलिपि है, पांडुलिपि मतलब जो जिस पेपर पे या पेज पे ओरिजिनली लिखा गया था, वैसे पेपर या पेज पे नहीं लिखा जाता है। पांडुलिपि मतलब जैसे पेड़ के बार्क होते हैं ना, छिलके, उन पे लिखा गया, या लीव्स होती हैं उन पे लिखा गया। तो जो मेन पांडुलिपि है वो तो लुप्त हो गई है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि अभी भी बनी रही। प्रसिद्धि मतलब वो अभी भी प्रचलन में है, मतलब लोग उसको पढ़ते हैं और उससे अपना चिंतन मनन और आचरण के बारे में नए नए विचार उत्पन्न करते हैं। ठीक, चीनी भाषा में उसका अनुदित रूप विद्यमान था। तो चीनी भाषा में जैसे जो ये हमारे ट्रैवलर्स आए, इत्सिंग आए, ह्यून सैंग आए, तो इन्होंने जो भी लेख लिख रखे थे यहाँ के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, तो वो वैसे ही वहाँ पे प्रेजेंट था। तो इस ग्रंथ की एक मूल संस्कृत प्रतिलिपि खंडित रूप में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में भी उपलब्ध थी। तो एक खंडित रूप में मतलब जैसे एक थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड वे में, डिस्टॉर्टेड मतलब जैसे कि थोड़ी सी पूरी कंप्लीट बुक नहीं है, लेकिन उसके कुछ पार्ट प्रेजेंट थी। और वो कहाँ प्रेजेंट थी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, जो कि लंदन में है, वहाँ पे प्रेजेंट थी। इन दोनों के आधार पर प्राच्य विद्या के अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट के नाम से इन्होंने रखा था। पुस्तकालय मिशन 1896 में प्रकाशित किया। तो उसको इंग्लिश में जो इनके पास पांडुलिपि थी, जो टूटी फूटी उनके पास बची थी, तो उसको उन्होंने सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट के नाम से प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया? 1896 में। इस अनुवाद के प्रकाशन के कुछ समय पश्चात प्रसिद्ध भारतीय विद्वान महामहोपाध्याय हरिप्रकाश शास्त्री को नेपाल दरबार में पुस्तकालय में बुद्ध चरित्र की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रतिलिपि जैसे ही एक प्रति मिली थी। तो एक और हमारे विद्वान थे महामहोपाध्याय हरिप्रकाश शास्त्री जी, इनको जो है नेपाल दरबार में पुस्तकालय में बुद्ध चरित्र की एक लिपि मिली थी उनको। ठीक है, वैसे ही एक लिपि मिली। चीनी भाषा के अतिरिक्त तिब्बती भाषा में भी बुद्ध चरित्र महाकाव्य का अनुवाद उपलब्ध था। तो जैसे कि हमने देखा कि चीनी भाषा में तो था ही, लेकिन एक तिब्बती भाषा में भी बुद्ध चरित्र का महाकाव्य क्या था? अनुवाद उपलब्ध था। ठीक है, चीनी और तिब्बती भाषाओं में अनुदित बुद्ध चरित्र के आधार पर इस महाकाव्य का संस्कृत में पुनः अनुवाद किया गया और अब यह ग्रंथ हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, जर्मन आदि पाश्चात्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। तो अब जैसे हम लोगों को जैसे जैसे ये पांडुलिपि मिलती गई और हम उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते गए, जैसे कि अंग्रेजी में, जर्मन में, है ना, इसको हम लोग ट्रांसलेट किए और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी गई। उपर्युक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि 10वीं शताब्दी के बाद भारत का बहुत सारा प्राचीन साहित्य लुप्त हो गया और अश्वघोष जैसे अनेक कवि तथा विद्वान लेखक विस्मृत हो गए और उनकी रचनाएं लुप्त हो गईं। तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि चीन में कुछ हमारे नोट्स मिल रहे हैं, कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो नोट्स थे ये खो जाते थे, है ना। मतलब एक जगह पे किसी ने कंपाइल करके नहीं रखा था। तो ऐसे ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो नोट्स हैं वो और भी कई जगह हों जिनके बारे में हमें नहीं पता है ना। तो ये क्या हुआ कि इस कथन से ये हमको ये पता चलता है कि 10वीं शताब्दी में भारत के बाद बहुत सारा प्राचीन साहित्य लुप्त हो गया। तो बहुत सारे जो हमारे लिटरेचर थे वो गायब हो गए और अश्वघोष जैसे अनेक कवि तथा विद्वान लेखक विस्मृत हो गए। मतलब कि अश्वघोष जैसे जो महान लेखक थे, तो और जो महान लेखक ने अपने लेख लिख रखे थे वो सारे खो गए, है ना। तो अश्वघोष जैसे वो सारे राइटर्स थे, क्योंकि उन्होंने एक अपने जो लिपि लिख रखी थी वो खो गई, तो वो राइटर भी खो गए, है ना। अब क्योंकि उन राइटर की पहचान तो उन लिपि से ही थी, अब वो जब वो लिपि खो गई तब वो राइटर भी हमारे खो गए, है ना, और उनकी रचनाएं लुप्त हो गईं। परंतु यह सौभाग्य ही है कि हमारा बहुत सारा प्राचीन बौद्ध साहित्य विदेशों में, विशेषकर एशियाई देशों में अनुदित रूप में सुरक्षित है ना। लेकिन ये एक हमारा सौभाग्य है कि बहुत सारी प्राचीन बुद्ध की जो साहित्य है वो विदेशों में, विशेषकर एशियाई देशों में अनुदित रूप में सुरक्षित है। मतलब हमारे जो एशियाई देश हैं, है ना, जैसे कि श्रीलंका है, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सारे जगह में, जो जापान है ना, तो यहाँ पे जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुरक्षित प्रेजेंट हैं मूल रूप में जैसे कि थे। अतः हमें प्राचीन चीनी, जापानी, तिब्बती, मंगोली आदि भाषाओं का अध्ययन कर अपने प्राचीन साहित्य का पुनः अनुवाद करना चाहिए तथा समूचे एशिया के संस्कृत विकास में भारत के योगदान को उजागर करना चाहिए। तो हम लोगों को इन सब जगह से ये नोट्स उठाने चाहिए, चीनी, जापानी, तिब्बती, मंगोली, और इन सारे नोट्स को उठा के हम लोग को अपनी भाषा में कंपाइल करके एक जगह स्टोर करना चाहिए और लोगों और फिर एक देश दुनिया में उसको फैलाना चाहिए, ताकि जो समूचे एशिया के सांस्कृतिक विकास में भारत के योगदान को उजागर करना चाहिए। तो हमारी जो भारत की जो विरासत है, कल्चरल ट्रेजर है ना, उसको हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कृति है वो एकदम रिच हमको दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकें। अश्वघोष के जीवन वृत्त के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इनकी रचनाओं में जो कुछ संकेत बिंदु मिलते हैं उनके आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ये साकेत अयोध्या के निवासी थे। तो है ना, जो भी हम लोग को डिटेल्स मिलते हैं उनसे हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये साकेत, जो कि अयोध्या को एंशियंट लैंग्वेज में, मतलब एंशियंट लैंग्वेज में उसको साकेत कहते थे, है ना। तो वो यहाँ के थे, अश्वघोष कहाँ के थे, साकेत के थे। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। वे बड़े विद्वान थे, उन्हें वेद पुराण आदि शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। वे महाकवि के रूप में प्रसिद्ध थे, है ना। बुद्ध चरित उनकी उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का ज्वलंत उदाहरण है। तो जो इतने वो इंटेलिजेंट थे, है ना, वो साकेत के रहने वाले थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, और उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था, और इन्होंने बुद्ध चरित जैसे उच्च कोटि का काव्य प्रतिभा का ज्वलंत उदाहरण है। मतलब इतने समझदार थे कि जो कि हम लोग बुद्ध चरित इनके राइटिंग से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अश्वघोष ने बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म के नवीन रूप महायान के जन जन के प्रचार के लिए नाट्य, नृत्य तथा संगीत के माध्यम से अपनी रचनाओं का गायन और मंचन भी किया था, है ना। तो अश्वघोष ने अपनी इस बुद्ध चरित्र को
दूर दूर तक पहुँचाने के लिए या दूर दूर में लोगों तक पहुँचाने के लिए उसका नाट्य मतलब ड्रामा के फॉर्म में, आर्ट के फॉर्म में तथा संगीत के फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया था। ठीक। चीनी परंपरा के अनुसार अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क एक रूलर हैं, कुषाण के रूलर हैं जो कि कनिष्क हैं, और इन्हीं के समय में जो है कहा जाता है कि अश्वघोष जो है प्रेजेंट थे। प्रोफेसर जॉनस्टन महोदय ने बुद्ध चरित्र के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में लिखा है कि अश्वघोष का जन्म 50 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, है ना। तो प्रोफेसर जॉनस्टन कहते हैं कि बुद्ध चरित्र के जो अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने किया था प्रोफेसर जॉनस्टन ने, ये कहते हैं कि अश्वघोष का जन्म 50 ईसा पूर्व और 100 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है। बुद्ध चरित्र के अतिरिक्त अश्वघोष की कतिपय प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं, और भी उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी जिनमें है सूत्रालंकार, महायान श्रद्धोपाद, व्रज सूची, सौंदरानंद, है ना। सौंदरानंद में यह 18 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी की कहानी है ना। ये सारे इनके लेखक थे। आप चाहें तो इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि ये सूत्रालंकार किसके बारे में, महायान श्रद्धोत्पाद किसके बारे में, व्रज सूची किसके बारे में है ना, या सौंदरानंद किसके बारे में है, या शरीपुत्र प्रकरण आदि 3 नाटक किसके बारे में है। ठीक। अश्वघोष और उनकी रचनाओं का भारतीय साहित्य की परंपरा में विशेष महत्व है, क्योंकि वे आदि कवि वाल्मीकि के परवर्ती और कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। वो वाल्मीकि के परवर्ती मतलब उनके पहले, और कालिदास के वाल्मीकि के बाद में और कालिदास के पहले के अश्वघोष जो हैं प्रेजेंट थे, है ना। और आगे हम लोग सेकेंड क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे पॉज करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।